दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। बिना समय को व्यर्थ गंवाए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। कल हमने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार, भाषा की इकाई। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा की विशेषताएं। देखिए, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचार सामने वाले के समक्ष प्रकट करता है और सामने वाले के विचार खुद सुनता है, समझता है। उसी तरह से हम देखते हैं भाषा की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है भाषा परिवर्तनशील है। जी हाँ, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा बदलती रहती है। आप प्राचीन काल में देखिए, भाषा संस्कृत थी, धीरे धीरे पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए आज हिंदी है। तो इस तरह से भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। बिल्कुल, बच्चा जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में रहता है, उसके माँ बाप, उसके परिवार वाले दादी दादा जो भाषा बोलते हैं, बच्चा उनसे ही सीखता है, समझता है और उन्हीं को वह बोलता है। भाषा सामाजिक उपादान है। जिस समाज में बच्चा रहता है, उस समाज में प्रचलित भाषा को वह बोलता है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। देखिए, संस्कृत कितनी कठिन थी, संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत कितनी कठिन थी, लौकिक संस्कृत कठिन थी, फिर धीरे धीरे भाषा सरलता की ओर आती हुई आज हिंदी भाषा, जो कि संस्कृत से बहुत सरल जान पड़ती है। आगे है भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। इसका मतलब है कि जो भाषा होती है वो पहले संयोग होती है, संयोग अवस्था में होती है। जैसे संस्कृत है, संस्कृत का एक शब्द है रामः। अगर हम रामः का विच्छेद करेंगे तो उसमें होता है रम प्लस सो। रामः शब्द को देखकर लगता नहीं है कि इसमें रम प्लस सो इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ये इन दोनों का संयोग है जो रामः है। वहीं अगर वियोगावस्था देखें, हिंदी हमारी वियोगावस्था की भाषा है। जैसे हिंदी में पढ़ाई, अगर पढ़ाई का हम विच्छेद करेंगे तो पढ़ प्लस आई, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, इसमें ये दो शब्द हैं, ये हमें साफ साफ दिख रहे हैं, इसीलिए यह वियोगावस्था है। भाषा अर्जित इकाई है। भाषा सीखी जाती है, भाषा का अर्जन किया जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सीमा होती है। जैसे जिस तरह से इस राज्य में इस क्षेत्रीय बोली जो भी है सबकी अलग अलग होती है, इसकी सीमाएं होती हैं। यहाँ तक खड़ी बोली जा रही है, यहाँ तक असमिया बोली जा रही है, यहाँ तक बंगाली बोली जा रही है। तो सबकी भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सीमा होती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है और भाषा अनिवार्य और सर्वव्यापक होती है। ये तो थी भाषा की विशेषताएं। देखिए, संयोगावस्था और वियोगावस्था को स्पष्ट करने के लिए ये यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे संयोगावस्था है, संयोगावस्था हमारी संस्कृत भाषा है। जितनी भी प्राचीन भाषाएं हैं वो सब संयोग अवस्था में आती हैं। जैसे रामः, ये संस्कृत का शब्द है, इसे हम विच्छेद करेंगे तो रम प्लस सो, ठीक है, तो रामः बन जाएगा। रामः को देख के लगता नहीं है कि इसमें ये दोनों शब्द हैं। लेकिन वहीं अगर वियोगावस्था को देखें, पढ़ाई, तो पढ़ाई में हमें साफ साफ दिख रहा है कि पढ़ प्लस आई, इसमें दो शब्द हैं। इनको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इनका वियोग कर सकते हैं। तो जितनी भी नवीन भाषाएँ हैं वो सब वियोगावस्था में आती हैं। अब हम देखते हैं भाषा के विविध रूप। भाषा के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे मातृभाषा। मातृभाषा, माँ के द्वारा जिस भाषा में शिक्षा दी जाए वह मातृभाषा कहलाती है। बच्चा अपनी माँ से किस तरह से बातें करता है, माँ उससे किस तरह से बातें करती है, वह सब मातृभाषा है। कहते हैं माँ बच्चे की प्रथम गुरु है। बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है सबसे पहले, तो वह मातृभाषा। सेकंड है मूल भाषा। यह भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। जैसे मूल भाषा अवधी है, अवधी से निकलकर बैसवाड़ी फैल जाए, बैसवाड़ी अवधी की ही एक उपबोली है, तो यह मूल भाषा कहलाएगी। क्योंकि अवधी से ही बैसवाड़ी निकली है, तो जो अवधी है वो हमारी मूल भाषा कहलाएगी। और जो मूल भाषा होती है ये पारिवारिक वर्गीकरण का आधार होती है कि कौन सी भाषा किस भौगोलिक क्षेत्र तक बोली जाए। नेक्स्ट है स्थानीय बोली। जहाँ बोली का विभाजन छोटे छोटे उपवर्गों में हो जाता है वो स्थानीय बोली कहलाती है। जैसे मैथिली एक बोली है और मैथिली की ही एक उपबोली हो जाएगी जो स्थानीय है, वो है अंगिका। तो अंगिका एक
छोटे से स्थान में बोली जाने वाली उपबोली है। नेक्स्ट है बोली। जब उपबोली या स्थानीय बोली का विस्तार हो जाए तब वह बोली बन जाती है। जैसे आप देखेंगे पहले दक्षिण भारत में दक्षिणी बोली बोली जाती थी। जब ये दक्षिणी उत्तर भारत की तरफ आई तो यहाँ पर ये खड़ी बोली बन गई, और खड़ी बोली बनने के बाद वही खड़ी बोली आज हिंदी भी भाषा बन गई। तो इस तरह से जब उपबोली का विस्तार हो जाए तब वह बोली बन जाती है, और जब बोली का विस्तार हो जाए तब वह भाषा बन जाती है। नेक्स्ट है विभाषा या उपभाषा। वि का अर्थ है विशिष्ट, अर्थात विशिष्ट भाषा। इसको अब उपभाषा भी कहते हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये सब उपभाषा हैं। नेक्स्ट है साहित्यिक भाषा। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, साहित्य। जिस भाषा में साहित्य का सृजन किया जाए वह साहित्यिक भाषा कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो रामचरितमानस है वह अवधी भाषा में है, और कृष्ण का जितने भी काव्य हैं वो सब ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो ब्रज भाषा में बहुत से ग्रंथों की रचनाएं हुई, और अवधी भाषा में भी बहुत से ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। तो ये सब साहित्य की भाषाएं हैं। नेक्स्ट है मानक भाषा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आते हैं। देखिए, मानक भाषा। मानक भाषा का अर्थ आप इस तरह से देख सकते हैं कि मानक यानी कि मानी हुई। कैसे मानी हुई? भाई उसी को तो मान सकते हैं जो बहुत ही सही हो, शुद्ध हो, जिसमें गलती ना हो। जिस भाषा में त्रुटियों की संख्या कम हो, भाषा बहुत साफ सुथरी हो, वह मानक भाषा होती है। इसको टकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा, शुद्ध भाषा, समाचार पत्र की भाषा भी कहा जाता है। इन भाषाओं का अपना व्याकरण होता है। देखिए, मानक भाषा, ये मानक भाषा आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो समाचार पत्रों में छपती है, जिस भाषा में समाचार पत्र छपते हैं वही हमारी मानक भाषा है। और समाचार पत्रों में वही तो भाषा छपेगी जो मानक भाषा होगी, जिसमें त्रुटियां कम होंगी, जो साफ सुथरी होगी। परिनिष्ठित भाषा, जिसकी प्रतिष्ठा हो। शुद्ध भाषा, क्योंकि ये समाचार पत्रों में छपती है तो भाई प्रतिष्ठा तो होगी, तो परिनिष्ठित भाषा। जब ये समाचार पत्रों में छपती है तो टंकण कार्य होता है, इसीलिए टकसाली भाषा। तो मानक भाषा के कितने सारे नाम हैं? टकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा, शुद्ध भाषा, समाचार पत्र की भाषा। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। एक आदर्श भाषा जो निर्विवाद रूप से पूरे राष्ट्र में अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली हो, वह राष्ट्रभाषा होती है। भारत में हिंदी अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन अफसोस भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, ऑप्शन में दिए जाएं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो आप टिक करेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर वही ऑप्शन हो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, वही ऑप्शन हो हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू, तब आप हिंदी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है राजभाषा। राजभाषा, देखिए इसे आप बोल सकते हैं राज्य की भाषा। राजभाषा को बोल सकते हैं राज्य की भाषा। यह सरकारी कामकाज की भाषा है। जब सरकारी कामकाज की भाषा है तो सरकारी कामकाज किस में होते हैं? ऑफिस में होते हैं, कार्यालय में होते हैं, तो इसको कार्यालयी भाषा, ऑफिशियली लैंग्वेज भी कहते हैं। और भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। ध्यान रखना है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, भारत की राजभाषा हिंदी है। देखिए, इन दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रभाषा तो ये है कि राष्ट्र में अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती हो, और राजभाषा जिस भाषा में सरकारी कामकाज होते हों। ठीक। नेक्स्ट है अपभाषा। भाषा शब्द में अप उपसर्ग लगाने से बना है अपभाषा। अप का अर्थ है नहीं, मतलब जो परिनिष्ठित भाषा नहीं है वह अपभाषा है। परिनिष्ठित भाषा की तुलना में जो भाषा विकृत या अपभ्रष्ट हो उसे हम अपभाषा कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग बहुत हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा गांव के लोग जिस लैंग्वेज में बातें करते हैं, अगर वो कहीं शहर में चले जाएं तो वह परिनिष्ठित भाषा बोलने की कोशिश करेंगे। गांव में तो वही लोग बोलते हैं मैं आयो, मैं गयो। वहीं वह शहर में जाएंगे तो वो बोलेंगे मैं स्कूल से आया। लेकिन
क्या हो जाता है कि गांव का जो प्रभाव है वो उनसे छूट नहीं पाता और वह गलती से बोलते हैं मैं स्कूल से आयो। ठीक है, तो जो आयो शब्द है वो अपभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। आम बोलचाल की भाषा में इस तरह के शब्द यूज़ हो जाते हैं, वो अपभाषा कहलाती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। वह भाषा जो कई देश में बोली या समझी जाए वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे राष्ट्रीय भाषा तो राष्ट्र की भाषा होती है जो सिर्फ अपने राष्ट्र में बोली जाए समझी जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह होती है जो कई देशों में बोली जाए या समझी जाए। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि आपने देखा होगा राष्ट्रभाषा राज्य भाषा सबकी अलग अलग होती हैं, क्षेत्रीय भाषा अलग अलग होती हैं, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है कि जिससे आप कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश को तो सब समझ ही लेते हैं। ये तो हो गए आपके भाषा के विभिन्न रूप। आगे चलते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब तक तो हमने भाषा देखा, अब हम देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। भारत एक प्राचीन देश है और संस्कृत इस देश की पुरानी भाषा है, सबसे पुरानी भाषा। इसका प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अनुमान है कि यह लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। भारतीय आर्य भाषा के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। सेकंड है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1000 ईस्वी से आज तक। ठीक, हमें ध्यान रखना है कि भारतीय आर्य भाषा के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जिसमें देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आती है। मध्यकालीन में हमारा ये लौकिक संस्कृत से विकसित हुई भाषाएं जैसे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ये सभी आती हैं। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में जितनी भी नई भाषाएं हैं जैसे कि हिंदी हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल में ही आती है। चलिए क्लियर करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसको 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत बहुत ही कठिन भाषा थी। इसमें 4 वेदों की रचना की गई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वैदिक संस्कृत यानी कि वेदों की रचना, ब्राह्मण उपनिषदों की रचना, और इसमें व्याकरण नहीं था। वैदिक संस्कृत में कोई भी व्याकरण नहीं था। इसे नोट कर लें कि वैदिक संस्कृत में किसी व्याकरण की रचना नहीं हुई। वैदिक संस्कृत बस इस तरह से याद कर सकते हैं कि इसमें वैदिक वेदों की रचना हुई, ब्राह्मण उपनिषदों की रचना हुई। नेक्स्ट है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, नाटक, इनकी रचनाएं हुई। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, लौकिक संस्कृत में ही प्रथम व्याकरण की रचना हुई जो कि पाणिनि ने की अष्टाध्यायी के नाम से। जो अष्टाध्यायी है वह एक व्याकरण ग्रंथ है जो पाणिनि द्वारा रचा गया। और इसी लौकिक संस्कृत से सभी नई भाषाओं का जन्म हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या कोई और लैंग्वेज का नाम दे दिया जाएगा, किसी और भाषा का नाम दे दिया जाएगा कि इसका जन्म किससे हुआ, तो ऑप्शन में अगर वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आएगा तो इसका आंसर हुआ लौकिक संस्कृत, क्योंकि लौकिक संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा, इसको हम कल पढ़ेंगे। कल हम जो 2 काल बचे हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा काल, इनको कंप्लीट करेंगे। साथ में इनमें जो भाषाएं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, इन सब के बारे में पढ़ते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको 15-15 मिनट की वीडियो दी जा रही हैं। जो भी वीडियो दी जा रही है उनके नोट्स बनाएं, उन्हें रट डालें। इसमें से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसे कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे भाषा एवं बोली। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें वही कंफ्यूज करते हैं एग्ज़ाम टाइम, तो हम आपको भाषा और उससे संबंधित राज्य, उसका मैप भी तैयार करवाएंगे, जिससे कि उस मैप को आप खुद तैयार करेंगे
तो उस मैप की इमेज आपके माइंड में हमेशा बनी रहेगी और भाषा एवं बोली से संबंधित आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए इसी के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।